बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर नंबर जो 4 है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एडिड, हाउ विल दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 12 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 7 न्यूटन की है और एक 5 न्यूटन की। दो फोर्सेस हैं, दोनों को ऐड किया जाए। हमारे पास कैसे ऐड किया जाए कि दोनों का एक दफ़ा रिजल्ट जो है वो 12 न्यूटन आए और एक दफ़ा 2 न्यूटन आए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इनको कैसे ऐड करना है। फर्स्टली, जब हम दो फोर्सेस को यानी कि इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन हैव सेम डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एंड पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 12 न्यूटन। यानी कि आप देखें जो 5 न्यूटन की फोर्स है ये भी आपके राइट साइड पे है और 7 न्यूटन की फोर्स भी राइट साइड पे है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो दोनों को ऐड करेंगे तो आप ये 12 न्यूटन आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मीन जो इनका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो उनका जो रिजल्ट है वो डबल होके आ जाता है, यानी कि दोनों को ऐड होके आपके पास रिजल्ट 12 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह अब अगर आपके पास इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 2 न्यूटन। अब आप देखें जो 5 न्यूटन की फोर्स है ये आपके लेफ्ट पे है और जो 7 न्यूटन की फोर्स है ये आपके राइट पे हैं दोनों ऑपोजिट हैं। सो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी स्टूडेंट्स के वाई लॉन्ग स्पिनर इज यूज टू ओपन और टाइट नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर, वाई टाइटनिंग अ स्मॉल नट while tightening a small nut extra long range is not suitable, why। यानी कि इस क्वेश्चन में आप यूँ समझें कि दो पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि जब वाई लॉन्ग स्पिनर इज़ यूज, लॉन्ग स्पिनर क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी व्हीकल्स की टायर का जो नट है उसको ओपन करने के लिए या टाइट करने के लिए, इसकी रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये आप एक डायग्राम देखें, आपको नज़र आ रही है। इसमें मुझे बताएं कि एक आपको स्पिनर नज़र आ रहा है जो जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉल है, यानी कि शॉर्ट स्पिनर आप उसको कह सकते हैं, और एक आपको लॉन्ग स्पिनर नज़र आ रहा है। तो आप पहले ख़ुद बताएं कि आपने इस नट को टाइट करना है तो आपके लिए ज़्यादा आसान किससे है, उस शॉर्ट वाले से या लॉन्ग वाले से। ठीक है, और आप माइंड में सोचें कि क्यों, रीज़न क्या है। अगर आप लॉन्ग को प्रेफर ज़्यादा करें, लॉन्ग स्पिनर को, तो इसकी रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि यहाँ पर आपको फोर्स कम लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो आपकी कम लग रही, इसलिए आप लॉन्ग स्पिनर को प्रेफर करें। अब इसको हम अगर फिज़िक्स की ज़ुबान में आंसर करें तो थोड़ा सा देखें कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में आपने इसका आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लिखी हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है कि आपको जैसा कि पता है टॉर्क का एक फार्मूला होता है टी, यानी कि जिसको आप बोल देते हैं टी इज़ इक्वल टू एफ एल। ठीक है, टाउ। तो ये अगर यहाँ पर एफ़ को मैं इस टाउ के साथ डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टी या टाउ ओवर एफ इज़ इक्वल टू एल आ जाएगा। और अब एल को मैं पहले लिख लेता हूँ और इन दोनों को दूसरी तरफ लिख देता हूँ। अब ये जो आपके पास एक रिलेशन आ गया एल इज इक्वल टू टाउ या टी ओवर एफ, इससे आपको क्या बातें समझ आ रही है। इससे आपको दो चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। एक एल जो है, एल का मतलब यहाँ पर मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म का और अगर टार्क का रिलेशन बनाया जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। लाइक आप जैसा कि देख रहे हैं कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के, टी के, यानी के। और इसी तरह अगर मोमेंट आर्म का और फोर्स का आपस में रिलेशन बनाया जाए तो देखा जाए तो वो इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। अब इससे क्या चीज़ समझ आ रही है, पहले तो मैं आपको इस एक बेस बना रहा हूँ आपकी ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एल मीन मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म अगर ज़्यादा होगा, मूवमेंट आर्म से मुराद स्पिनर की
लेंथ अगर उसकी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है टार्क ज़्यादा होगा। टार्क ज़्यादा होने से मुराद है उसमें टर्न जल्दी आएगा, यानी कि वो जल्दी मूव करेगा, टर्न करेगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि वो इजीली मूव करे, ताकि हम जो अगर उसको ओपन करें तो वो जल्दी ओपन हो जाएगा, टाइट करें तो जल्दी टाइट हो जाएगा। इसलिए तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब ही यही है। अब अगर लेंथ यानी कि मोमेंट आर्म अगर ग्रेटर है या एल की वैल्यू ज़्यादा है, तो फोर्स के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। इट्स मीन अगर एल ज़्यादा है, मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो फोर्स जो है वो कम होगी, क्योंकि इन्वर्स में तो यही होता है कि ज़्यादा दूसरी कम। तो मोमेंट आर्म यानी कि उसकी लेंथ ज़्यादा होने का दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम ज़रा लिखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बनाया है कि लॉन्ग आर्म, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग स्पिनर यूज़ करना है, तो इसकी रीज़न क्या है? लॉन्ग स्पिनर हेल्प्स टू इंक्रीज द टॉर्क। अब मैथमेटिकली भी आप दे सकते हैं कि जब लेंथ मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। यही तो मैंने लिख दिया कि लॉन्ग स्पिनर हेल्प्स टू इंक्रीज द टॉर्क। अच्छा, जब टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? विच इन टर्म मेक्स इट ईजी टू ओपन आर टायर द नट और व्हीकल्स टायर। जब टॉर्क ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो ईजीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है इसका? दूसरी इसकी रीज़न क्या है? जो मैथमेटिकली हमने दूसरा टर्म बनाया था एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो ये देखें इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इफ़ मोमेंट आर्म, जिसको हम एल ही बोलते हैं, या लेंथ ऑफ स्पिनर इज़ ग्रेटर, अगर मोमेंट आर्म या लेंथ ऑफ स्पिनर ग्रेटर होगी देन स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओपन और टाइट द नट। असल ये पॉइंट दूसरा एक बड़ा जो है ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि हम जो है जब किसी नट स्मॉल नट को टाइट करते हैं तो एक्स्ट्रा लॉन्ग की तो ज़रूरत नहीं है। वाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज इज़ नॉट सूटेबल। एक्स्ट्रा जो है जिसकी लेंथ है वो सूटेबल नहीं है, यानी कि बेहतर नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको ये चीज़ समझ आ गया है कि अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क ज़्यादा होगा, जो आपका पहला पॉइंट था। बिकॉज अ लार्ज टॉर्क विल प्रोड्यूस, जो कि ज़्यादा टॉर्क यानी कि ज़्यादा वो स्पीड से मूव कर जाएगा, विच में डैमेज और ब्रेक द नट, जो कि जिससे फिर वो क्या हो सकता है कि वो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो नट है बजाय हम उसको ओपन या टाइट करने के वो टूट ही जाएगा। ठीक है, सेकेंडली इसकी रीज़न ये है कि स्मॉल नट रिक्वायर्स, अगर वो स्मॉल नट है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा लार्ज रेंज की? स्मॉल नट रिक्वायर्स लेस टॉर्क, उससे तो थोड़ा सा टॉर्क चाहिए, विच कैन ईजिली बी अचीव्ड बाय स्मॉल स्पिनर, जो कि हम इजीली यानी कि कर सकते हैं स्मॉल स्पिनर से। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की हमें फिर ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई डोर नॉब्स और फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर, व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट मिडल ऑफ द डोर। यहाँ पर भी आप समझ लें कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्टली तो आप ये डायग्राम से देखें, डायग्राम में आपको ये डोर नज़र आ रहा है। इस डोर में आप ये देखें कि पहले तो आप पॉइंट्स को क्लियर करें कि नॉब किसको कहते हैं। ये देखें, आपका ये मैंने बताया है कि ये नॉब है, ये डायग्राम में आप देखें साथ साथ। अब इसके साथ साथ आप देखें कि मोमेंट आर्म कौन सा बन रहा है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है मोमेंट आर्म, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप हिंज को भी अंडरस्टैंड करें, ये क्या होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हिंज मैंने लिखा हुआ है, ये हिंज हैं। ठीक है, अब तो पहले इन चीज़ों को क्लियर करें, फिर हम आते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो नॉब लगा आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये वो कह रहा है कि ये यहाँ पर एज पे यानी कि कोने पे क्यों लगाया गया है, इसको आप सेंटर पे क्यों नहीं लगा रहे, या ए, जैसे आपको डायग्राम में ए पोजीशन पर वो नज़र आ रहा है, बी पर नहीं है। अब ए पर लगाने का फ़ायदा क्या है, या वो भी क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्यों हम उसको उसके एज का मतलब है उसके कोने पे क्यों फिक्स कर देते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मिडल पे क्यों नहीं लेके जा रही है। मिडल पे जब हम लेके आते हैं तो उसको क्या होगा फिर। तो देखें, फर्स्टली हम ये क्लियर करते हैं कि हम इसको क्यों लगा रहे हैं। देखें, डोर नॉब्स और फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर टू इंक्रीज द मूवमेंट आर्म। क्या करने के लिए जी? मूवमेंट आर्म इंक्रीज कैसे जी? ये आप अगेन डायग्राम में देखें कि जब वो एज पर है तो देखें उसका जो मूवमेंट आर्म बन रहा है उस हिंज और नॉब के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म देखें ज़्यादा है, मैक्सिमम है।
अब मोमेंट आर्म ज़्यादा होने से हमें क्या फ़ायदा क्या होगा? मोमेंट आर्म अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम चाहिए, क्योंकि देखें इन्वर्स रिलेशन है। तो यही तो हमने लिखा है कि डोर नॉब्स एट और फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म ज़्यादा बन जाता है, विच इन टर्न, जब मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो विच इन टर्न मेक्स इट ईजी, वो ईजी कर देगा हमारे लिए टू ओपन और क्लोज द डोर। क्यों? बिकॉज लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। आप इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करें और जाएं अपने डोर के पास, इमेज करें कि अगर वो जो आपका नॉब है वो सेंटर पर हो, ठीक है, या हिंज की तरफ चला जाए, मज़ीद मोमेंट आर्म कम हो जाए, तो देखें आपको किससे ज़्यादा इजी लग रहा है डोर को ओपन करना। आप ज़रा जाएं देखें कि कैसे आपको फील हो रहा है, कहाँ पर आपको फोर्स कम लगानी पड़ रही है, कहाँ ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका जो नॉब है वो यानी कि हिंज की तरफ बढ़ता जाएगा, मिडल आएगा, फिर वो मज़ीद हिंज की तरफ आएगा, तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये इसका होता है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि मूवमेंट आर्म ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि ठीक है, मूवमेंट आर्म जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। ये इसकी मेन रीज़न है। अब सपोज करते हैं हम इसी नॉब को जो है मिडिल पे ले आते हैं, तो फिर क्या होगा? तो देखें, इफ़ द डोर नॉब इज़ एट मिडल ऑफ द डोर, अगर वो मिडल पे आ जाए, आप डायग्राम में पहले देखें कि अगर इसको हम बी पोजीशन पे ले आते हैं, तो बी पोजीशन पे जब हम लेके आए तो देखें इसका मूवमेंट आर्म हाफ हो गया। फिर क्या हुआ? द मूवमेंट आर्म विल रिड्यूस टू हाफ, मूवमेंट आर्म हाफ हो गए। मूवमेंट आर्म के कम होने से फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ कम दूसरी ज़्यादा। अब अगर मूवमेंट आर्म कम हो गया है, विच मीन ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, अब आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए टू ओपन द डोर, तो फोर्स तो ज़्यादा लगाएंगे। अब यही तो हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं, वो तो डोर ओपन भी हो जाए या क्लोज भी हो जाए, हमें क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने की। तो इसलिए जब उस डोर का डिज़ाइन या उसको बनाया जाता है तो उस टाइम ये ख्याल रखा जाता है कि जो नॉब है उसको आपने कहाँ पे लगाना है। ये जो लोकेशन है उस नॉब की बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक अगर उसको मिडिल पे या किसी उस हिंज की तरफ आप लगा दें तो फिर देखें उसको ओपन करना, आप वैसे जाके अपने डोर के पास जाके देखें कि सपोज करें कि वो मिडिल पे है, मिडिल वाली जगह आप अपना हाथ रख के उसको ओपन करने की कोशिश करें डोर को, तो फिर इसी तरह आप हिंज की तरफ मज़ीद उसको बढ़ा के वहाँ से फोर्स लगाने की कोशिश करें, आपको खुद फील होगा यार वाकई कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। ये आप लाजमी करें तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी कि अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज़ बैलेंस्ड ऑन द शार्प एज ऑफ नाइफ, नाइफ कहते हैं यानी कि छुरी को, शार्प एज यानी कि उसका जो कोना है, ठीक है। अब आपको एक मीटर रॉड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये आपका मीटर रॉड है। ये मीटर रॉड बिल्कुल बैलेंस है यानी कि स्टेबल पोजीशन पे, कहाँ पर? एक नाइफ के ऊपर, ठीक है, उसके एज पे, शार्प एज पे। फिर क्या हुआ जी कि अ मैस इज हैंगिंग ऑन इट्स राइट साइड, आप राइट साइड पे देखें एक मैस हैंग किया गया है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। वाई इज नॉट फॉलिंग ऑन राइट साइड, अगर इसका मैस इस राइट साइड पे लगाया गया तो ये क्यों नहीं फिर ये राइट साइड की तरफ यूँ नीचे क्यों नहीं आ रहा, इसकी फिर भी स्टेबल क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको डायग्राम देख कर ही कहानी समझ आ गई होगी कि क्यों बैलेंस है। क्योंकि जो इसका अगर लेट्स सपोज हमने मैस हैंग कर भी दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो कितना ज़्यादा हमने उसका फासला यानी कि वो डिस्टेंस हमने छोड़ा हुआ है, तो वो उसका उस साइड का अपना भी तो मैस है ना। गो के हमने इधर मैस एक्स्ट्रा लगा दिया है लेकिन उधर साइड पे जगह भी तो ज़्यादा छोड़ी हुई है, इसलिए वहाँ का और इधर का मैस ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है और ये रॉड जो है ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो चलें अब इसको हम फिज़िक्स की ज़ुबान में मज़ीद जो है ना वो लिखते हैं कि हमने क्या इसका आंसर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम फिज़िक्स की ज़ुबान में इसका आंसर करें तो देखें, द मीटर रॉड इज़ बैलेंस्ड ऑन द एज ऑफ अ नाइफ एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन राइट साइड, यानी कि वो राइट साइड पे फॉल नहीं कर रहा, बैलेंस है। क्यों? बिकॉज क्लॉक वाइज टार्क, यहाँ पर देखें दो टार्क हैं, एक क्लॉक वाइज टार्क है। क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं जैसे आपकी जो घड़ी है, वॉच है, वो यूं जिस तरफ वो चल रही हो तो इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। जो भी चीज़ इस तरह क्लॉक की डायरेक्शन में होगी तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, और जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर दो
टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलें एक दफ़ा डायग्राम से दोबारा देखते हैं कि जिस तरफ आपका एक मैस हैंग किया गया है, इस तरफ जो टॉर्क, जब ये सपोज करें ये नीचे की तरफ आता है तो ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, और अगर दूसरी साइड जो है वो 0 सेंटीमीटर जिधर लिखा हुआ है, ये साइड अगर नीचे आती है तो ये फिर जो डायरेक्शन यूँ बनेगी ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पर दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप इसको रीड करें, आपको समझ आएगी कि द मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन द एज ऑफ नाइफ एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन राइट साइड। राइट साइड पे वो नहीं फॉल कर रहा, बिकॉज क्लॉकवाइज टॉर्क, जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, ऑन द राइट साइड। किसकी वजह से, ड्यू टू मैस हैंगिंग इज इक्वल, ये टॉर्क इक्वल है किसके, टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे। किस वजह से, ड्यू टू द मैस ऑफ रॉड, उस रॉड के मैस की वजह से दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों दीज टू टॉर्क्स आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। सो द यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन द शार्प एज ऑफ नाइफ। जब वो दोनों इक्वल हैं तो वो रॉड मूव नहीं करेगा, बल्कि वो बैलेंस पोजिशन पर रहेगा। तो ये था जी आपका ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस टॉय रिमेन बैलेंस्ड ऑन फिंगर इवन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली। ये आपका एक ईगल से नज़र आ रहा है, ये एक फिंगर पे बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है, ये जो है वो नहीं गिर रहा, ठीक है, बैलेंस है बिल्कुल। क्यों, इसकी वजह क्या है, हालांकि ये देखें बिल्कुल, ये आप बहुत सी इसकी इस तरह की वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो ये क्वेश्चन आपको जो है जल्दी समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रीज़न क्या है ये आप देखें, मैंने लिख दी है कि द टॉय, यहाँ पर जो हमारे पास टॉय है वो बर्ड है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, द बर्ड या टॉय रिमेन्स बैलेंस्ड ऑन फिंगर, फिंगर पर वो बैलेंस रहेगा। क्यों, इवन डिस्टर्ब स्लाइटली, जब उसको हल्का फुल्का थोड़ा सा यानी कि डिस्टर्ब भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बैलेंस ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द वे, एक उस वे की वजह से। कौन सा वे, जिस वे में उसको एक पोजीशन दी गई है, बिकॉज ऑफ द वे दैट द बैलेंसिंग बर्ड इज स्प्रेडिंग इट्स विंग, जिस तरह उसने अपनी विंग्स को यूं स्प्रेड किया हुआ है, इट इज़ एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स वेट इन सच अ वे, वो इस काबल है यानी कि उसने अपना वेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट आगे पीछे फैलाया हुआ है, दैट इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट बिलो द बीक, उसकी जो चोंच है उसके नीचे वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, ठीक है। एंड वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे बन रहा है, एक तो रीज़न ये, इस वजह से उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा उसका वेट जो है वहाँ पे एक्ट कर रहा है, जिस वजह से वो जो है ना वो नहीं गिर रहा। एंड दूसरी बात यह है कि वो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज़ इट्स लोवेस्ट पॉसिबल हाइट, और बाकी उस बॉडी की निस्बत अगर देखा जाए तो वो उसकी सबसे लोवेस्ट पॉसिबल हाइट है, और अगर लोवेस्ट जितनी कम से कम हाइट होगी उतनी वो चीज़ स्टेबल होगी, उसके गिरने के चांसेस कम होंगे। सो हैविंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द बीक अलाउज द बर्ड टू बी बैलेंस्ड ऑन अ फिंगर, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप सपोज करें कि आप अपनी कोई बुक उठा लें, उसको अपनी फिंगर पे यूं बैलेंस करने, जैसे खेलते भी हैं अक्सर, उस बुक को अपनी फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश करें। देखें आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका यानी कि वो बुक जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। हर जगह नहीं होगी, कोई एक मखसूस पॉइंट होगा, वही पॉइंट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे सारा उसका वेट ऐड करेगा और वो दाएं बाएं यानी कि जो है ना वो बुक नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर भी यही केस है कि इस बर्ड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इसकी चोंच वाली जगह पे बन रहा है, इसलिए ये नहीं गिर रहा। क्योंकि देखें इसके जो विंग्स हैं वो कैसे यूं आगे की तरफ बढ़े हुए हैं, तो इसका जो सारा वेट है वो यूं एक फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिस वजह से वो नहीं गिर रहा। तो इसी तरह एक और भी आप इसका पॉइंट देख सकते हैं कि मैंने ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। अब मैंने एग्जांपल दी है कि आप बुक लें, उसका देखें कहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे वो बुक आपकी फिंगर पे बिल्कुल यूं स्टेबल पोजीशन पे जो है ना वो आ जाएगी। हर पॉइंट पे नहीं, एक मखसूस पॉइंट होगा, तो वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ स्मॉल बॉय इज थ्रोन स्ट्रेट अप बाय हिज फादर एट द टॉप ऑफ हिज पाथ ही कम्स टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट वाइल ही बी इन एक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट।
देखें एक स्मॉल बॉय है, आप डायग्राम में देखें आपको नज़र आ रहा है, इसको एक फादर जो है इसको बच्चे को जैसे अक्सर देखा जाता है कि उसको ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे जाएगा तो वो कुछ मोमेंट्स के लिए रेस्ट पे आ जाता है, कुछ नैनो सेकंड के लिए फील भी नहीं होता, लेकिन वो रेस्ट पोजीशन पे जाकर बॉडी चली जाती है। विल ही बी इन एक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, कहते हैं क्या उस पॉइंट पर वो बॉडी एक्विलिब्रियम पर होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या फिर वो एक्विलिब्रियम में? तो एक्विलिब्रियम मीन क्या वो बैलेंस हो जाएगी, वहाँ पे रुक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी, बैलेंस रहेगी? ऐसा तो नहीं है, वो तो नीचे गिरेगी, वो कौन सी बैलेंस पोजीशन पे जाएगी? इसका मतलब है कोई बैलेंस पोजीशन नहीं है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है तो एक्विलिब्रियम में भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि अ स्मॉल बॉय इज थ्रोन स्ट्रेट अप। एक स्मॉल बॉय को जब आप ऊपर फेंकते हैं बाय हिज फादर, जब वो अपने फादर के थ्रू ऊपर फेंका जाता है, एट द टॉप ऑफ हिज पाथ, बिल्कुल टॉप पे जाके ही कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ जाता है फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए। बट ही इज़ नॉट इन एक्विलिब्रियम, वो एक्विलिब्रियम में नहीं है। एक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि तमाम फोर्सेस उसके ऊपर जो एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो हों। इधर यहाँ पे वो क्यों नहीं एक्विलिब्रियम में? बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। जो नेट फोर्सेज हैं उसके ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो जीरो नहीं है। कौन कौन सी फोर्सेज उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं? पहले तो मैंने लिख दिया है कि फॉर अ बॉडी टू बी इन एक्विलिब्रियम, बॉडी को एक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, जो उसकी फर्स्ट कंडीशन भी है एक्विलिब्रियम की, सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तमाम फोर्सेज जो है वो जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स ऐसी है जो जीरो नहीं है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है? अब बॉडी इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ फोर्स, एक फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ की फोर्स, जमीन उसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो नीचे भी आएगा वापस, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस जो है वो जो एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ज़मीन को बोलें कि जी उसकी फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैन इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, इज इट इन एक्विलिब्रियम? एक फैन है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म इन कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि ना तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो क्या वो एक्विलिब्रियम में है? हाँ जी बिल्कुल है। यस, द फैन इज़ इन एक्विलिब्रियम। लेकिन रीज़न क्या है? देखें मैं आपको कहानी समझाता हूँ। पहले तो आपको ये चीज़ पता हो कि एक्विलिब्रियम जो है उसकी दो कंडीशन है, एक फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये है कि तमाम फोर्सेस ज़ीरो हों, यानी कि एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और सेकंड कंडीशन ये है कि तमाम टार्क्स ज़ीरो हों, यानी कि टाउ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब देखें, अब जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, यानी कि ना तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी ना तो उसकी ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, यानी कि वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन स्टडी करें, वहाँ पे यही डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है। यस, द फैन इज़ इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है एंड व्हेन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को है, जबकि चेंज तो है ही नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है एंड अ बॉडी सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसी बॉडी को तो इक्विलिब्रियम में बोला जाता है इफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 8। कैन अ बॉडी इन एक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स? ठीक है, देखें क्या बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी अगर उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स या सिंगल टार्क, ये समझ लें सिंगल फोर्स, ये समझ लें फर्स्ट कंडीशन है फोर्स वाली, और टार्क वाली समझ लें सेकंड कंडीशन है,
वो कहता है अगर उसके ऊपर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए तमाम फोर्सेस का होना ज़ीरो है। तमाम फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो चाहे वो सिंगल है डबल है तो है ना फोर्स, बेशक सिंगल हो फोर्स तो है ना। तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं हो सकती क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम फोर्सेस ज़ीरो हो जाएं, जबकि अगर सिंगल फोर्स है तो है ना, बेशक सिंगल है, उसने हमें ऐसे इस अल्फाज में वर्ड यूज़ किए कि बंदा कहे जी हाँ जी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिंगल फोर्स, चाहे सिंगल है चाहे डबल है चाहे जितनी भी फोर्सेस हैं, है तो है ना फोर्स, सो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। नो, अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और सिंगल टार्क, क्योंकि सिंगल भी काम कर जाता है। ठीक है, आप तो पहले ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको ये एक बच्चा नज़र आ रहा है, ये आप समझ लें कि एक सिंगल फोर्स है, दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो क्या ये जो जुलाब को या शीशा नज़र आ रहा है क्या ये स्टेबल पोजीशन पर है? स्टेबल मीन क्या इक्विलिब्रियम में है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल फोर्स यहाँ पर काम कर रही है, उसको डिस्टर्ब किया हुआ है, उसने यूं टेढ़ा हो गया वो, तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो सिंगल फोर्स की वजह से भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम फोर्सेस ज़ीरो हों। सो मैंने आंसर लिखा कि नो, अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और सिंगल टार्क। ठीक है, उस अगर सिंगल फोर्स भी है तब भी, या सिंगल टार्क है तब भी बॉडी वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। आगे मैंने क्या लिखा है कि फॉर अ बॉडी टू बी इन, जो सेकंड पॉइंट है, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए द सम ऑफ ऑल फोर्सेस और टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो तमाम के तमाम फोर्सेस और टॉर्क ज़ीरो होने चाहिए। और यहाँ पर तो सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, फिर वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा? ड्यू टू सिंगल फोर्स और सिंगल टार्क। अब सपोज कर लें, चलें, अब वो सिंगल फोर्स की वजह क्या है, वो क्यों नहीं इक्विलिब्रियम पे जा रहा? तो ड्यू टू सिंगल फोर्स और सिंगल टार्क अ बॉडी इज नॉट बैलेंस, बॉडी बैलेंस नहीं है। ये आप अगेन डायग्राम में देखें, क्या बॉडी बैलेंस है? बॉडी बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, के अंदर बॉडी वो रोटेट कर जाएगी, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा, वो सिंगल फोर्स जिस तरफ अप्लाई हो रही है ना उस तरफ बॉडी रोटेट करेगी उस डायरेक्शन में। जब रोटेट करेगी तो उसी को कहते हैं कि बॉडी रोटेट करेगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फोर्स बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। यही तो आपने चीज़ पढ़ी है कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए, इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। आप डेफिनेशन स्टडी करें इक्विलिब्रियम की, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी, ऐसी कोई एग्जांपल दें विच सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे बट इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन मीन उसके ऊपर फोर्सेस ज़ीरो हों। अब कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब कि उसके ऊपर तमाम फोर्सेस या फोर्सेस जितनी भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं ना, उनका जो नेट रिजल्ट है उन फोर्सेस का, वो नेट फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम करें तो वो ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो। ऐसी कोई एग्जांपल आपने बतानी। इसका मतलब है बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इक्विलिब्रियम में होने के लिए, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो उसने यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन में कह दिया जी जस्ट फर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब है बॉडी में सेकंड कंडीशन आएगी। तो देखते हैं कि सेकंड कंडीशन मीन टार्क, तो देखते हैं टार्क वाली कोई ऐसी एग्जाम्पल हम ढूंढते हैं जिसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाए लेकिन फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो हो। तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है ये, आप देखें, मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूँ अभी। इन केस ऑफ कपल, जब आपको एक कंसेप्ट कपल का अगर पता है तो इन केस ऑफ कपल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी, एक ही बॉडी के ऊपर जब दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, आप डायग्राम में चलें देख लें, ये आपको एक स्टीयरिंग व्हील नज़र आ रहा है, इसमें देखें दोनों फोर्सेस सेम हैं। जितनी फोर्सेस लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रही है उतनी ही फोर्स राइट साइड पे भी अप्लाई हो रही है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन है दोनों अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी बट
द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट, लेकिन फोर्सेस तो दोनों सेम है और अपोजिट भी हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत, टेंडेंसी मीन उसके अंदर एबिलिटी है, सलाहियत है टू रोटेट करने की, एंड द बॉडी रोटेट्स और रोटेट कर जाती है। इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इज जीरो। फोर्सेस तो दोनों का सम करें, दोनों अपोजिट है ना, तो इसका मतलब है वो आपस में यानी कि माइनस हो जाएंगी, तो उनका रिजल्ट तो ज़ीरो आएगा। लेकिन रिजल्टेंट टार्क, टार्क मीन अगर वो टर्न भी ना करे तो फिर हम कह सकते हैं टार्क भी ज़ीरो, लेकिन ये टर्न तो कर रहा है वो व्हील, इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये आप एग्जांपल भी देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वाइल टर्निंग अ कार, जब हम कार को यूं टर्न करते हैं, अब माइंड में लें कि द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टीयरिंग व्हील बाय हैंड्स इज ज़ीरो। देखिए जब आप अपने राइट साइड से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से यूं फोर्स लगा रहे हैं, एक नीचे की तरफ लगा रहे हैं राइट साइड पे, उतनी ही फोर्स, और उतनी ही फोर्स आप अपने लेफ्ट हैंड पे यूं थोड़ा ऊपर करके लगा रहे हैं, इसको यूं मूव करवा रहे हैं। अब देखिए फोर्सेस दोनों आपने सेम लगाई हुई, इसका मतलब है जब उनका रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो रिजल्ट तो ज़ीरो आएगा, यानी कि नेट फोर्सेस ज़ीरो होगी। फोर्सेस ज़ीरो होने से मुराद फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या वो व्हील टर्न नहीं करेगा? वो यूं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो मूव तो कर जाएगा, क्योंकि आप उसको यूं नीचे की तरफ खींच रहे हैं राइट साइड, राइट हैंड से, और लेफ्ट से उसको यूं ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, वो यूं एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही है, इसका मतलब है वो मूव कर रहा है। फोर्सेस का रिजल्ट निकालेंगे वो तो ज़ीरो है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, टार्क ज़ीरो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर जाएगी। और हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इक्विलिब्रियम की, लेकिन बॉडी फिर भी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो टार्क है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, और सेकंड कंडीशन इसका मतलब है सेटिस्फाई नहीं हो रही और बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो उम्मीद है जी आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वाई हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एसटीवी। आपने अक्सर आपने ये देखना है आप जी कि आपकी असाइनमेंट है कि जब आप गाड़ी में यूं जा रहे होते हैं रोड्स पर, तो देखें एक साइड पे ना बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है एलटीवी, एचटीवी। उनका क्या मतलब होता है? ये एचटीवी का मतलब है हाई हैवी यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और एलटीवी मतलब कि लो ट्रांसपोर्ट यानी कि जो छोटी मोटी गाड़ियाँ, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बोला जाता है। लिखा होता है कि उनको किस तरफ चलना चाहिए और जो छोटी वाली गाड़ियाँ उन्हें किस तरफ चलना चाहिए। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन है कि जी वाई हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर मेड हैवी एट देयर बॉटम। उनको नीचे से हैवी क्यों बनाया जाता है? अच्छा, अब मैं आपको पहले एक और चीज़ बताता हूँ। देखें जब हम किसी भी चीज़ को, अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, तो उसको स्टेबल बनाने का बेहतर तरीका ये है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना ज़मीन के करीब तरीन होगा ना, उतना वो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज़मीन के करीब कैसे लेके जाते हैं? आप उसका जो नीचे से बॉटम का जो वेट है ना, उसको हैवी कर दें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो फैंस होते हैं, जिनको हम वो स्टैंड्स के फैन वगैरह कह रहे होते हैं, वो जो होते हैं उनका जो नीचे बॉटम वाला एरिया जो होता है ना, वो देखा होगा जैसे वो स्टैंड किया होता है उसने, वो खड़ा होता है, तो उसका जो नीचे वाला बॉटम वाला जो एरिया वो ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। इसीलिए उसको भी इसी तरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनका जो निचला हिस्सा होता है बॉटम वाला, उसको हैवी बनाया जाता है। इसलिए हैवी बनाया जाता है क्योंकि जितना आपका वो हैवी बनाने का मेन मकसद ये है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे आ जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतना ही बॉडी स्टेबल हो जाएगी। अब आप देखें मैंने इसके 3-4 पॉइंट्स रीज़न में लिखे हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स आर मेड हैवी एट देयर बॉटम। फर्स्ट मैंने रीज़न ये लिखी है टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, उनको स्टेबल बनाने के लिए ताकि वो गिरे ना, ठीक है, क्योंकि वो गिर सकते हैं। उनके हमने कोशिश करनी है कि वो हैवी है, एक तो है भी हैवी, उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने हमारी कोशिश होती है कि उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि उनके गिरने के चांसेस कम हो जाएं। तो पहला हमारा मकसद ये होता है उनको हैवी बनाने का बॉटम से, कि हम उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, अब आपको यहाँ पर मैं एक और भी अगर पॉइंट बताऊँ कि देखें जिन चीज़ों के हमारा चांसेस होते हैं ज़्यादा गिरने के, हम उन क्या करते हैं उनको नीचे से हैवी बनाते हैं, ताकि अब फिर क्या होता है जब वो नीचे से हैवी हो जाएं तो वो फिर नहीं गिरते। आप लाइक सपोज कर लें कि आपके पास एक स्टिक है, अब बिल्कुल सिंपल है, यानी कि वो कोई हैवी नहीं है, आप उसको यूं खड़ा करें वो फ़ौरन गिर जाएगी। अब इसी तरह अगर आप उसके बॉटम पे कोई एक
उसके जो है ना किसी आप सपोज करें किसी भी ना बर्तन वगैरह में आप सीमेंट डाल के उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, यानी कि उसका बॉटम जो आपने हैवी कर दिया, अब आप उसको ज़मीन पे यूं खड़ा करें तो देखें वो नहीं गिरेगा। क्या हुआ कि उसका बॉटम हैवी हुआ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि बिलो हो गया, यानी कि और इस वजह से वो उसके गिरने के चांसेस जो है वो कम हो गए। इस तरह यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि टू कीप इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल, हम कोशिश ये करते हैं, हैवी बनाने का मकसद ये है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम से कम बिलो यानी कि लो से लो हो जाए। और लोअर क्योंकि फ़ायदा क्या है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेल्प्स टू कीप हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्टेबल। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि लो होगा, ज़मीन की तरफ होगा, ज़मीन के करीब तरीन होगा, उतना उसके वो बॉडी स्टेबल होगी, उसके गिरने के चांसेस कम होंगे। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि इफ़ देयर बॉटम आर नॉट मेड हैवी, अगर उसको आप हैवी नहीं बनाते, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि आप एक स्टिक ले लें, आप उसका हैवी बॉटम ना बनाए, उसको यूं खड़ा करने की कोशिश करें, वो गिर जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करें कि आप कोई ऐसा एक बर्तन ले लें, लाइक एक जग वगैरह जो होता है, उसके अंदर आप उसके अंदर रख के उसको उसके अंदर जो है ना वो किसी भी तरीके से हैवी बना दें, पानी डाल के बना लें या कुछ भी, तो देखें वो हैवी हो जाता है तो वो नहीं गिरेगा फिर। तो इसका मकसद क्या है, जब हैवी नहीं बनाते, इफ़ देयर बॉटम आर नॉट मेड हैवी द बॉडी टॉपल्स ओवर, टॉपल ओवर का मतलब है वो गिर जाएगी वाइल टेकिंग अ टर्न। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो जब यूं टर्न लेगी तो उसका एक साइड पे होके वो यूं, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं कि वो यूं फिर वो नीचे एक तरफ होके, इसको कहते हैं टॉपल ओवर, वो गिर जाएगी एंड डज नॉट रिमेन स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहेगी, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगी, जिस वजह से वो गिर जाएगी। हैवी का क्या मकसद है कि फिर वो हैवी अगर हो ना तो वो यूं एक तरफ हो जाती है, तो जिससे यानी कि वो बच जाती है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी तरह का ही है। यहाँ से शायद आपको मज़ीद ऊपर वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अ बॉय स्टैंडिंग बाय जॉइनिंग बोथ लेग्स, आपके सामने यहाँ पर आपको एक लड़का नज़र आ रहा है जिसने अपनी दोनों लेग्स बिल्कुल ज्वाइन की हुई हैं, क्लोज हैं उसकी, इज़ मोर लाइकली टू फॉल, इसके गिरने के ज़्यादा चांसेस है देन किसके मुकाबले में, अ बॉय स्टैंडिंग विद लेग्स वाइड ओपन एरिया, एक देखें दूसरा जो लड़का है उसने अपनी लेग्स को यूँ ओपन किया हुआ है, इफ़ स्लाइटली पुश्ड बाय एनदर बॉय, एक लड़का ऐसा है जो यानी कि देखें अब दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक लेग्स ने अपनी दोनों देखा है, एक बॉय ने यानी कि दोनों लेग्स अपनी क्लोज की हुई हैं, ठीक है, इसको अगर वो दूसरा यूं जो टच कर रहा है, ये हल्का सा यूं टच करे तो ये गिर जाएगा। अब दूसरा जो है जिसने ग्रीन शर्ट वाला जो है, इसकी देखें लेग्स इसने ओपन की हुई हैं, इसको जब अगर दूसरा वो यूं टच करे तो ये फिर भी नहीं गिरे। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न यही है, आप तो पहले मैं एक तो क्वेश्चन को आपको यहाँ से समझ आ गई है, इसका मेन रीज़न ये है कि आप पहले जो देखें, ये आपको एक और डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में देखें कि एक जो लड़का है इसने जब लेग्स क्लोज की हुई हैं तो देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, और दूसरी डायग्राम में देखें जब इसने लेग्स यूं थोड़ी सी खोली हुई हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर है, और दूसरे में देखें उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। अब मेन मकसद यही है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूर होगा तो वह उसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। मैंने आपको अभी समझाया था कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो से लो होगा उतना ही वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसलिए ये दूसरे वाला जो बॉय है ये इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो गया है, इसके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होने की, लो होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, जिस वजह से ये नहीं गिरेगा और दूसरा जल्दी गिर जाएगा। अब आप देखें, अ बॉय स्टैंडिंग विद लेग्स वाइड ओपन, वो दूसरे की बात हो रही है जिसने अपनी लेग्स ओपन की हुई हैं, इज़ मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों जी, वजह क्या है उसकी स्टेबल, देन अ बॉय स्टैंडिंग बाय ज्वाइनिंग हिज लेग, उसके मुकाबले में जिसने अपनी लेग्स को ज्वाइन की हुई है, बिकॉज व्हेन हिज लेग्स आर ज्वाइंड, जब उसकी दोनों लेग्स जिसने ज्वाइन की उसकी बात हो रही है, व्हेन हिज लेग्स आर ज्वाइंड, जब उसने ज्वाइन की हुई हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज इन इट्स हाईएस्ट पोजीशन, देखिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई पोजीशन पे है, विच डिक्रीज इट्स, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूर हो जाएगा ज़मीन से, जितना वो दूर होगा इतना उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। तो आप डायग्राम में ये देखें, जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें देखें कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। जबकि
आगे आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि अब वाई हु इज स्टैंडिंग विद ओपन लेग्स, जिसने लेग्स ओपन किए, हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लोवेस्ट पोजीशन, उसकी सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो लोवेस्ट पोजीशन पर है, विच इंक्रीज इट स्टेबिलिटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ़ स्लाइटली पुश्ड बाय अनदर बॉय, अगर इसको पुश भी किया जाता है, ही कैन मेंटेन इट्स या सॉरी हिज पोजीशन, वो अपनी उस पोजीशन को मेंटेन कर लेगा, वो नहीं गिरेगा। ठीक है, अब अगेन डायग्राम में देखें कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से जो है वो दूर है और किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से नज़दीक है। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के जितने करीब होगा उसका वो ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी। अब खुद बताएं फिर दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। जो ज़्यादा स्टेबल है वो नहीं गिरेगा और जो कम स्टेबल है उसको हल्का सा भी यूँ आप टच करेंगे वो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी एक और रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि वाइड बेस एरिया, अगर आपका इसको आप यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, इस कंसेप्ट को, कि अगर जितनी बेस उसकी ज़्यादा होगी उतना वो चीज़ स्टेबल होगी। बेस अगर जिस चीज़ की कम हो, लाइक एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग उसके जो सपोज करें एक ऐसी बिल्डिंग है जो नीचे से काफ़ी बड़ी है और उसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, दूसरी बिल्डिंग बना देते हैं, तो उसके गिरने के चांसेस कम हैं। और अगर सपोज करें कि आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जिसके नीचे एक छोटा सा जस्ट मकान है, एक हाउस है, एक ही रूम है, और उसके ऊपर आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि जिसके ऊपर 5-6 रूम्स हैं, आप खुद बताएं क्या ऊपर वाले के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं हैं? क्योंकि नीचे आपने बेस ही उसकी इतनी वो उसका एरिया, वाइड एरिया जितना कम होगा फिर वो उसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे ऊपर वाले के। तो इस तरह अक्सर भी देखा जाता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं अगर उनका वाइड एरिया नीचे से कम रखा जाए, अगर फिर इसलिए उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है नीचे से, कि ताकि उनके गिरने के चांसेस भी कम हो। तो ये था जी आपका स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, ये हमारी एक क्लास बन रही है जिसमें हम इंशाल्लाह एक टाइम आएगा एक बहुत बड़ी हमारी क्लास होगी और इंशाल्लाह हम जल्द ही फिर सेलिब्रेशंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।